Welcome to Launchpad Education, and in this video, we are going to discuss the complete history of Israel-Palestine conflict. इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो लड़ाई चल रही है काफी सालों से, ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा सालों से, उसका सारा इतिहास हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. द हिस्ट्री ऑफ दिस conflict इन वेस्ट एशिया, इट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर्स. और यूरोपियन कंट्रीज ने जिस तरीके से उन कॉलोनीज को हैंडल किया जहां पे वो रूल किया करते थे, उससे जुड़ा हुआ है इसराइल और पैलेस्टीन का इतिहास. ऑलमोस्ट हर दूसरे साल, हर तीसरे साल इसराइल और पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है वो दोबारा से फ्लेयर अप कर जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ दिस इशू. व्हाट इज अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट. सो लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सबसे पहले हम कंटेंट्स देखेंगे कि क्या चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे जिससे हमें ये सारा कन्फ्लिक्ट समझ में आ जाए. सो द फर्स्ट थिंग, क्रिएशन ऑफ इसराइल. इसराइल एक कंट्री बना कैसे. देन द 4 wars दैट वर फॉट बिटवीन इसराइल एंड अरब स्टेट्स. पैलेस्टीन भी एक अरब कंट्री है, यहाँ पे भी अरब लोग रहते हैं. हम अरब वर्ल्ड भी देखेंगे, कौन सी कंट्रीज को अरब वर्ल्ड माना जाता है और क्यों इसराइल की क्रिएशन पे अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हो गई, एक युद्ध स्टार्ट हो गया और उसके बाद 3 और युद्ध हुए. सो इन टोटल दे हैव फॉट 4 wars. इसराइल और अरब कंट्रीज की इन 4 wars ने सारी ज्योग्राफी को हिला के रख दिया, सारी ज्योग्राफी को चेंज कर दिया. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये वॉर्स हुई और इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इनके रिजल्ट्स क्या हुए. द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कैंप डेविड एंड द पीस ट्रीटी ऑफ 1979. अब कब तक ये कंट्रीज लड़ती रहेंगी, सभी अरब देश और इसराइल. अल्टीमेटली इन कंट्रीज ने कुछ पीस टॉक्स स्टार्ट की विच वर लेड बाय इजिप्ट, और इन पीस टॉक्स के जरिए कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज नेगोशिएशंस एट कैंप डेविड एंड व्हाटएवर द पीस ट्रीटी वाज साइंड इन 1979. लेकिन इससे कन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ. एज आई टोल्ड यू, अभी तक 2021 में भी दोबारा से इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में ऐसा ही एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है. पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंट करने का क्लेम करती हुई एक ऑर्गेनाइजेशन हमास, वो इजरायली टेरिटरीज पे रॉकेट्स मार रही है और इसराइल बीइंग अ वेरी पावरफुल कंट्री नाउ, वो बहुत स्ट्रांगली रिटेलिएट करता है, जिसमें काफी जानें भी चली जाती हैं. एज कंपेयर टू इजरायली लाइव्स, पैलेस्टीनियन लाइव्स बहुत ज्यादा जाती हैं, बिकॉज पैलेस्टीन बहुत ही वीक कंट्री हो चुकी है और इसराइल एक बहुत पावरफुल कंट्री हो चुकी है. सो दिस कन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज पीस एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज. देन 1987 में देयर वाज अ शेकिंग ऑफ इंतिफादा. इंतिफादा में पैलेस्टीनियंस ने बहुत जोरदार प्रोटेस्ट किए. सो दैट हैपेंड इन 1987. दोबारा से 1993 में ऑस्लो एकॉर्ड साइन किए गए, अ वेरी हिस्टोरिक एग्रीमेंट. इन दोनों पार्टीज ने कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ मिलके कुछ एग्रीमेंट दोबारा से साइन किए और कुछ चीजें इनमें डिसाइड हुई, एग्री हुई. एंड आफ्टर 1993 ऑस्लो एकॉर्ड्स, in 1995 सेल्फ रूल फॉर पैलेस्टीनियंस वाज अलाउड. 1995 में पैलेस्टीनियंस को कुछ हिस्से में और कुछ हद तक सेल्फ रूल करने का अधिकार मिल गया. देन द पीस एकॉर्ड, इट फेल्ड. पीस एकॉर्ड्स फेल हो गए. जो भी एग्री हुआ था, कुछ पॉलिटिशियंस ने और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने दोनों साइड्स पे इनको मारने से इनकार कर दिया और एज अ रिजल्ट दोबारा से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए. सेकेंड इंतिफादा हुआ 2000 में एंड देन करंट इवेंट्स 2017 से 2021 के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चीजें हुई, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी रूल था. उनकी सरकार ने क्या फैसले लिए जिन्होंने पीस एग्रीमेंट्स को और भी मुश्किल बना दिया. सो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड वी आर ऑल्सो मेकिंग मंथली करंट अफेयर वीडियोज. इन दीज वीडियोज वी डिस्कस ऑल द एडिटोरियल्स of the most important newspapers like The Hindu, Indian Express. तो ये डिटेल में मंथली करंट अफेयर वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं. इन वीडियोस को आप लॉन्चपैड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. एंड दीज वीडियोस आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द इशू एट हैंड, आज जो हमने इशू डिस्कस करना है, द हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीन, वो समझने से पहले सबसे जरूरी चीज है इस एरिया की ज्योग्राफी को समझना. इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ दिस रीजन, तो आपको ये समझने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत कंप्लेक्स लगेगा ये सारा इशू. सो दिस इज द ज्योग्राफी. दिस इज अ रीजन दैट इज इन डिस्कशन. ये हिस्सा है जहां पे ये सारा कंफ्लिक्ट बार बार इरप्ट करता है. दिस हियर इज इजराइल एंड दिस इज द कैपिटल जेरूसलम. और यहां पे आपको ये नोटिस करना है कि इजराइल को बॉर्डर करने वाले कौन से अरब देश हैं, लाइक इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान. These are some of the countries which are bordering Israel. और इजराइल है यहाँ पे ये छोटी सी कंट्री in this Arab world. This whole is the Arab world.
और यहाँ पे सारा कन्फ्लिक्ट होता है। नाउ लेट अस सी क्लोजली, ये इजराइल का मैप है। इजराइल के कुछ हिस्से पैलेस्टीनियंस के हाथ में हैं और कुछ हिस्से कंप्लीटली इजरायली अथॉरिटीज के हाथ में हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेस्ट बैंक हेयर एंड दिस इज गाजा और गाजा स्ट्रिप, जिसको हम गाजा पट्टी भी बुलाते हैं। गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं पैलेस्टीन के। तो अगर हम बात करें फिलिस्तीन की और पैलेस्टीन की, उसके ये दो हिस्से हैं। वेस्ट बैंक बिकॉज दिस इज द वेस्टर्न बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर और यहां पे कंट्री भी है जॉर्डन। दिस इज जॉर्डन हेयर एंड दिस इज अ कैपिटल सिटी जेरूसलम। इस सिटी की बहुत रिलीजियस इंपॉर्टेंस है दोनों ज्यूज के लिए जो इजरायलीज हैं और मुस्लिम्स के लिए जो अरब पैलेस्टीनियंस हैं। तो अरब लोगों के और ज्यूज के इन दोनों के इमोशंस, रिलीजियस सेंटिमेंट्स जेरूसलम के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, इनकी हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। दैट इज वाई ये कन्फ्लिक्ट एक रिलीजियस कलर भी ले लेता है। इसके अलावा कुछ और जो रीजन्स आपको अभी नोटिस कर लेने चाहिए ताकि बाद में आपको समझने में कुछ भी कॉम्प्लेक्स ना लगे। वन थिंग इज ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स हिस्सा ये भी बाद में हम डिस्कशन में लेके आएंगे। वेस्ट बैंक आएगा, देन गाजा स्ट्रिप भी आएगी एंड यू कैन सी दिस इज अ सेफ पैसेज। पैलेस्टीन के इस हिस्से को यानी वेस्ट बैंक को इस हिस्से से जोड़ने के लिए कुछ सेफ पैसेजेस बनाए गए हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट ज्योग्राफिकली कंटिगियस, एक दूसरे के साथ वो जुड़े नहीं हुए हैं। दिस हेयर इज डेड सी। सो यहाँ की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज वेन एवर समथिंग इज इन न्यूज देर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और द गवर्नमेंट एग्जाम्स टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द ज्योग्राफी ऑफ दैट रीजन एज वेल। सो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, डेड सी है, जॉर्डन रिवर है, वेस्ट बैंक है, गाजा पट्टी है, गोलन हाइट्स हैं, ये आपने नोटिस करना है। देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द अरब वर्ल्ड। ये है अरब वर्ल्ड। वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, इन दो हिस्सों में ये सारे अरब लोग रहते हैं और क्योंकि पैलेस्टीनियंस भी अरब लोग हैं तो इन सभी अरब लोगों के सेंटिमेंट्स पैलेस्टीनियंस के साथ जुड़े हुए हैं। दे सिंपैथाइज विद द पैलेस्टीनियन पीपल और इसी वजह से ये कन्फ्लिक्ट सारे रीजन को अपनी चपेट में ले लेता है। ये सभी कंट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसराइल के साथ कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाती हैं बिकॉज दे आर ऑल अरबिक पीपल। सो दिस इज द अरबिक वर्ल्ड। You can open your atlas and you can see which countries are these. For example, this is Saudi Arabia, a major Arab power, and this country, Egypt, ये country बहुत directly involved रहेगी इस conflict में। So this was a geography of this region. हमने देख लिया इजराइल कहाँ पे है, इजराइल के और पैलेस्टीन के क्या हिस्से हैं, अरब वर्ल्ड कौन सा है, कौन सी अरब कंट्रीज हैं और कैसे पैलेस्टीनियंस के और बाकी अरब लोगों के, क्योंकि ये सभी अरब लोग हैं, इनके सेंटिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। Now we can start with the summary. तो जिन लोगों के पास बहुत सारा टाइम नहीं है, समरी में ही हम सारी कहानी डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू understand the details of this history. So what is the summary of this issue? Most states in the Middle East और West Asia, Middle East या West Asia एक ही रीजन के दो नाम हैं, ये अरब लोगों से inhabited हैं। Arab people live in most of these countries and there is a tiny state, a Jewish state named Israel. और Israel और अरब कंट्रीज के ही conflict को हम डिस्कस करेंगे। This tiny Jewish state, it was created by United Nations in 1948. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल को क्रिएट करवाया था। सो क्या कंडीशंस रहे होंगे, वी विल सी दैट इन द वीडियो। अरब स्टेट्स इन द वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका वर आउटरीच। तो हुआ क्या कि पैलेस्टीन जो कि एक अरब देश था, वहां पे यूनाइटेड नेशंस ने कुछ इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में आके एक नया देश बना दिया जिसका नाम था इसराइल। और क्योंकि पैलेस्टीनियन अरब्स की टेरिटरी उनसे छीन के एक नया देश बनाया गया था, तो सारा अरब वर्ल्ड बहुत गुस्से में आ गया। So this is the beginning of this conflict. Arabs were very angry at USA and Britain. ये दो कंट्रीज जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी इसराइल के क्रिएशन में, जिनकी वजह से इसराइल बना था पैलेस्टीनियन अरब्स की टेरिटरीज पे। इन दोनों कंट्रीज से सारे अरब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे एंड अरब्स they decided to come together to destroy Israel. अरब्स ने डिसाइड किया कि वो इसराइल का खात्मा कर देंगे। एंड सिंस देन इसराइल एंड अरबिक कंट्रीज दे हैव फॉट 4 wars. 4 बार वॉर्स लड़ चुके हैं इसराइल के साथ अरब कंट्रीज, लेकिन चारों वॉर्स वो हार चुके हैं। और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ ये भी हम देखेंगे। एंड इसराइल हैज सर्वाइव्ड ऑल द वॉर्स बट द कन्फ्लिक्ट इट कंटिन्यूज। Another thing that we need to understand here is anti-Semitism. Anti-Semitism क्या चीज है? Anti-Semitism in very simple words, it is hatred towards Jews.
ज्यूज लोगों के खिलाफ हेट्रेड को हम एंटीसेमिटिज्म बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इरैशनल सेंटिमेंट। दैट मीन्स कोई लॉजिक नहीं होता ऐसी हेट्रेड के पीछे। कुछ रिलीजियस रीजंस हैं जिसके कारण ज्यूज और क्रिश्चियंस के बीच के डिफरेंसेस बढ़ गए थे हिस्ट्री में, इतिहास में। और कुछ लोग आज भी ऐसी भावना रखते हैं कि वो ज्यूज को अच्छा नहीं मानते, उनके साथ कुछ स्टेरियोटाइप्स जोड़ लेते हैं कि वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। सो सम नेगेटिव सेंटिमेंट्स। और इस सेंटिमेंट को, इस इरैशनल और नेगेटिव सोच को हम एंटीसेमिटिज्म बोलते हैं। एंटीसेमिटिज्म अभी भी यूरोप में प्रेवलेंट है और हिटलर इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल थी, जिसने लाखों ज्यूज को गैस चैम्बर्स में भर के टॉर्चर करते हुए मार दिया था बिकॉज ऑफ दिस एंटीसेमिटिज्म ओनली। सो दिस इज एंटीसेमिटिज्म, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स और प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ज्यूज। एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज जो ज्यूइश रिलीजन है, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, उनके बीच में हिस्टोरिकली कुछ डिफरेंसेस हो गए थे आफ्टर द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो आफ्टर दैट दिस feeling it is there in some of the Christian countries. So it was important for us to know what is anti-Semitism. Anti-Semitism is a reason that Israelis or the Jewish people, they felt that उनका एक अलग से देश होना चाहिए जो उनका होमलैंड होगा, जहां पे वो सेफ रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में उनको प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ता था। That is why they started making efforts to go back to their place, their original homeland. So क्या हिस्ट्री है इजरायली या जूइश लोगों की? 71 AD में सभी ज्यूज जो पैलेस्टीन में रहा करते थे, जो उनका ओरिजिनल होमलैंड था, कब की बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट 71 AD। इन सभी को रोमन्स ने, जब उनका इस एरिया पर राज आया, रूल आया, उन्होंने सभी इजरायलीज को, सभी जू लोगों को वहां से भगा दिया। 71 AD में दे हैड टू लीव पैलेस्टीन। देन इन द 19th century, in 1897 to be precise, सभी ज्यूइश लोगों ने एफर्ट्स किए and they created a world Zionist organization to initiate efforts to go back to their homeland to have a safe country of their own. Now all the Jews, they wanted to go back to Palestine, लेकिन पैलेस्टीन में अब प्रेजेंटली यानी 19th century में अरब लोग रहते थे, उनकी भी कोई गलती नहीं थी। 71 AD में क्या हुआ था, उसके रिस्पॉन्सिबल अरब लोग 1897 में तो नहीं थे। सो अरब लोग वहां पे रहते थे। वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी उसी जगह पे रहना चाहती थी, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि सभी जगह हमें लोग तंग करते हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, सो हमें एक अलग देश बनाना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। नाउ हियर देयर आर टू कम्युनिटीज और दोनों परेशान हैं। बोथ ऑफ देम दे हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग टिल नाउ, लेकिन इजरायलीज अब उस जगह पर आना चाहेंगे जहां पर अब अरब लोग रहते हैं। 1917 में ब्रिटेन ने सपोर्ट कर दिया इस आइडिया को, एक ज्यूइश नेशनल होमलैंड के आइडिया को ब्रिटेन ने सपोर्ट कर दिया। नाउ ब्रिटेन वाज हैविंग इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी ओवर दिस रीजन। जैसे ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज थी साउथ एशिया में, वैसे ही वेस्ट एशिया में भी ब्रिटेन का कुछ एरियाज पर रूल था और उनमें से एक था पैलेस्टीन। सो ब्रिटेन ने ही, जो उस एरिया को रूल कर रही थी, उसने सपोर्ट कर दिया कि जी हाँ, ज्यूइश होमलैंड बन जाना चाहिए और हम इस चीज का समर्थन करते हैं। 1917 में ऐसा सपोर्ट ब्रिटेन ने शो कर दिया फॉर द ज्यूइश होमलैंड। देन इन 1919 पैलेस्टीन बिकेम अ ब्रिटिश मैंडेट। 1919 वाज द ईयर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ नेगोशिएशंस की गई। उन एग्रीमेंट्स में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वेस्ट एशिया के बहुत सारे हिस्से एज मैंडेट्स बांट दिए गए। तो ब्रिटेन की मैंडेट बन गया पैलेस्टीन 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। नाउ इन 1917 ब्रिटेन ने सपोर्ट किया कि ज्यूज की एक अपनी कंट्री होनी चाहिए। 1919 में पैलेस्टीन ब्रिटेन का ही मैंडेट बन गया, तो इससे ज्यूज को एक एनकरेजमेंट मिली कि हम सारे यूरोप में तंग होने के बजाय अपने होमलैंड जाना स्टार्ट करते हैं। सो ज्यूज दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू पैलेस्टीन आफ्टर 1919। नाउ व्हेन द ज्यूज दे स्टार्टेड कमिंग टू पैलेस्टीन, ऑब्वियसली अरब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि क्यों ब्रिटिश इनको प्रोटेक्शन देते हुए ज्यू लोगों को यहाँ पे आने के लिए एनकरेज करता है। अरब पीपल दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, स्पेशली जो अरब लोग इस रीजन में रह रहे थे, जिनकी लैंड्स पर अब ज्यूज आके रहना स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन ब्रिटेन ने 1922 में कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू लेट द सिविल एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियन अरब्स कम अंडर एनी थ्रेट। सो हम पैलेस्टीनियन अरब्स के किसी भी सिविल या रिलीजियस राइट को खतरे में नहीं आने देंगे, ऐसा ब्रिटेन ने कह दिया। बट व्हाट वाज द प्लान? ऑन व्हाट बेसिस ब्रिटेन वाज सेइंग दिस? ये तो ऐसी बात थी कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हम करेंगे और किसी भी कम्युनिटी का नुकसान नहीं होने देंगे। ब्रिटेन इंडिया में भी ऐसी ही पॉलिसीज अडॉप्ट करता रहा। सो दैट वाज ब्रिटेन एज अ कॉलोनियल पावर, वेरी हाईली इररिस्पॉन्सिबल,
अब यहाँ पे भी देयर वाज नो प्लान कैसे अरब्स के सिविल और रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा एनकरेज करना स्टार्ट कर दिया कि जूस को वापस जाना चाहिए और ना ही हम अरब्स का नुकसान होने देंगे और ना ही इजरायलीज का नुकसान होने देंगे। बट दे हैड जीरो प्लान। नाउ इन 1933 ऑनवर्ड्स व्हेन हिटलर केम टू पावर इन जर्मनी, तो हिटलर जब पावर में आ गया उसने कुछ ऐसे कानून बनाने स्टार्ट किए विच वर एंटी जूस। जूस के खिलाफ कुछ ऐसे लॉज बनाने हिटलर ने स्टार्ट कर दिए विच वाज द अल्टीमेट एग्जांपल ऑफ एंटी सेमिटिज्म। सो उसकी हेट्रेड जो थी वो उसके कानूनों में दिख रही थी। एंड जब हिटलर पावर में आया जर्मनी में, जूस और भी तेजी से पैलेस्टीन में आना स्टार्ट कर गए। नाउ दिस हैपेंड इन 1933। अब अरब लोगों ने और तेजी से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड ब्रिटेन द कॉलोनियल पावर अपनी मैंडेट पैलेस्टीन में, ब्रिटेन ने इस प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया और करीब 3000 अरब लोगों को मार दिया गया। अब ब्रिटेन ने एक नया प्रपोजल दिया इन 1937। ब्रिटेन सेड दैट दिस रीजन, द पैलेस्टीन एरिया, द फिलिस्तीन कंट्री, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक इजरायलियों का होगा, एक पैलेस्टीनियन अरब्स का होगा। सो ये 1937 में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II ब्रिटेन ने एक नया प्रपोजल दे दिया। अब अरब लोग इस चीज के लिए क्यों ही मानेंगे कि उनकी एक कंट्री थी जिसपे ब्रिटेन एज अ कॉलोनियल पावर रूल तो कर रहा था, लेकिन उनकी कंट्री थी, कभी ना कभी वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। नाउ ब्रिटेन सेड दैट वी विल गिव यू इंडिपेंडेंस। नाउ इन 1939 ब्रिटेन सेड दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फ्री अरब स्टेट इन 10 years। 1939 में दे आर सेइंग कि 10 साल में एक फ्री अरब स्टेट बना देंगे और ज्यूज वहां पे इमिग्रेशन करते रहें। बट बिकॉज दिस वॉज अ लिमिटेड ज्यूइश इमिग्रेशन, तो ज्यूज ने, ज्यूइश जो लीडर्स थे उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट limited immigration to Palestine. Now between 1939 to 1945 during the Second World War, हिटलर ने लाखों ज्यूज को मार दिया and it made it clear for the Jews कि उनका फ्यूचर यूरोप में सेफ नहीं है, उनको एक अपना देश बनाना ही होगा। Anyhow they need their own safe homeland, और वो क्या हो सकता है? उनका historical homeland Palestine with Jerusalem, which is a very important religious city for them as the capital of this new Jewish state. So 1939 to 45 के हिटलर के एक्शंस ने और वर्ल्ड वॉर II ने अब ये रिजॉल्व पक्का कर दिया कि जूज अब वापस पैलेस्टीन में आएंगे और वहां पे एक नया देश बनाएंगे। और ये जूज की माइग्रेशन इतनी तेजी से होनी स्टार्ट हो गई कि दैट बाय 1940 हाफ ऑफ पैलेस्टीन्स पॉपुलेशन वाज जूइश। 50% पैलेस्टीन की जो पॉपुलेशन थी वो इमिग्रेंट्स थे, वो जू लोग थे। नाउ यूएसए इन 1945 आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसए ने ब्रिटेन से रिक्वेस्ट किया कि वो 1 लाख ज्यूज को माइग्रेट करने दे पैलेस्टीन में। और जो ज्यूज के लीडर थे डेविड बेन गुरियन, वो भी यही चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। नाउ ब्रिटिश पॉलिसीज दे कीप चेंजिंग। व्हाई? जब उन्हें एक टेरिटरी पे रूल करना होता है तो उनकी पॉलिसीज अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे हैड टू रूल इंडिया, जब इंडिया को रूल करना था तो ब्रिटेन डिवाइड एंड रूल करता रहा एंड उन एलिमेंट्स को इनकरेज करता रहा जो एक सेपरेट पाकिस्तान चाहते थे, एक मुस्लिम स्टेट चाहते थे। बट व्हेन दे डिसाइडेड कि उन्हें इंडिया छोड़ के जाना है, इंडिया को अब इंडिपेंडेंस देने की बारी आ गई है, दे इनिशियली ट्राइड कि पाकिस्तान ना बने। उन्होंने पहले कोशिश की कि एक यूनिफाइड इंडिया बन जाए। सो इसी तरीके से इजराइल में भी ब्रिटिश पॉलिसीज दे वर कंफ्यूजिंग। व्हेन यूएसए सेड दैट 1 लाख ज्यूज को माइग्रेट करने दिया जाए, ब्रिटेन रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। नाउ दैट ब्रिटेन इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दीज ऑफर्स, इजराइल बनने में ब्रिटेन ही अब ऑब्स्टेकल बनने लग गया है। तो कुछ जूइश ऑर्गेनाइजेशंस ने टेररिज्म स्टार्ट कर दिया एंड दिस वाज अ वेरी फेमस टेररिस्ट अटैक, द बॉम्बिंग ऑफ किंग डेविड होटल। इस होटल में ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स थे जो सारे पैलेस्टीनियन अफेयर्स को हैंडल करते थे। तो कुछ इजरायली या जूइश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस होटल को उड़ा दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई बाय द जूइश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। सो दे स्टार्टेड टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट अरब्स एंड ब्रिटिश। इन दोनों के खिलाफ टेररिस्ट अटैक स्टार्ट हो गए एंड दिस वाज अ किंग डेविड होटल दैट वी सॉ इन द प्रीवियस इमेज। एंड अ वीक आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन आस्क्ड यूएन टू हैंडल द अफेयर्स ऑफ पैलेस्टीन। वर्ल्ड वॉर II खत्म हुई तो ब्रिटेन की हालत काफी नाजुक थी फाइनेंशियली एंड इवन मॉरली। तो ब्रिटेन अब तेजी से सभी इन टेरिटरीज को छोड़ना चाहता था एंड ब्रिटेन रिक्वेस्टेड यूनाइटेड नेशंस टू हैंडल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन 1947 यूएन वोटेड टू डिवाइड पैलेस्टीन, अ वेरी हिस्टोरिक थिंग कि पैलेस्टीनियन अरब्स की कंट्री को अब यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड कर लिया है कि डिवाइड कर दिया जाएगा। अब उनकी कंट्रीज के 2 हिस्से होंगे। उनकी कोई गलती नहीं थी,
Jews की भी कोई गलती नहीं थी, but that is how things worked out. Now United Nations, they decided to divide Palestine and half of it will be created as a Jewish state. आधी Jewish state बनाई जाएगी. Now if you will follow the current affairs today, आपको ये एक फ्रेज बार बार सुनने को मिलेगा, टू स्टेट सॉल्यूशन या वन स्टेट सॉल्यूशन. सो इंडिया बार बार हिस्टोरिकली सपोर्ट करता है एक टू स्टेट सॉल्यूशन को, जिसमें दो स्टेट्स बनाई जाएं, एक पैलेस्टीनियन स्टेट, एक इजरायली स्टेट, जिसमें दोनों लोग एक दूसरे के साथ पीसफुली रहे, बिकॉज दैट इज द बेस्ट ऑप्शन नाउ. इसके अलावा कोई और फिजिबल ऑप्शन है भी नहीं. तो 1947 में ये फैसला यूनाइटेड नेशंस ने ही कर दिया था, लेकिन क्यों इस फैसले को इंप्लीमेंट नहीं करवाया जा सका? वी विल सी दैट द नेक्स्ट इवेंट दैट हैपेंड, इट वाज 1948. All the Jews and Arabs, they were fighting and Britain ran away. As always, Britain 1948 में जब अरब्स और जूस के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी, लोग मर रहे थे, राइट्स हो रहे थे, ब्रिटेन भाग गया. 1948 में पैलेस्टीन को छोड़ के ब्रिटेन went back. And in 1948 itself, the leader of the Jewish people, Ben Gurion or the David Ben Gurion, he declared independence. तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इजरायली कंट्री डिक्लेयर कर दिया. दे सेड नाउ वी आर अ सेपरेट इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री. बट अरब लोग ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, ना ही वो यूनाइटेड नेशंस के इस एरिया को दो हिस्सों में बांटने के फैसले को एक्सेप्ट करने को तैयार थे. सो अरब कंट्रीज लेड बाय इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनन, दे ऑल अटैक्ड द न्यू टाइनी स्टेट ऑफ इजराइल. एंड दिस वाज 1948. 1948 में पहली लड़ाई स्टार्ट हो गई अरब लोगों और इजराइल के बीच में. सो 1948 वॉर, देन 56 में सुएज वॉर होगी, देन द 6 डे वॉर इन 1967 एंड 1973 में यौम किपुर वॉर होगी. दीज 4 वॉर्स विल बी फॉट बिटवीन अरबिक कंट्रीज एंड इजराइल. और कौन जीतेगा? वी ऑल नो दैट इजराइल विल विन ऑल दीज 4 वॉर्स. अरब कंट्रीज हार जाएंगी, सब मिलकर एक बहुत छोटी कंट्री को अटैक करेंगी बार बार, बिकॉज उन्हें ऐसा लगेगा कि पैलेस्टीनियन अरब्स की टेरिटरी छीन ली गई है. बट दे विल नॉट बी एबल टू विन दिस वॉर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. फॉर एग्जाम्पल, सपोर्ट बाय द वेस्टर्न कंट्री. इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत अच्छा सपोर्ट था. फॉर एग्जाम्पल यूएसए का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, जो हम आगे देखेंगे. कुछ वॉर्स इसी वजह से हुई थी क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे. So let us see what were these wars all about before that. ये है टेरिटरी का लॉस. पैलेस्टीन की टेरिटरी कैसे ज्यूज या इजराइल के हाथ में चली गई, ये कहानी है. और ये लॉस है पैलेस्टीनियन लोगों का, इसीलिए वो इतने फ्रस्ट्रेटेड, इतने एंग्री हैं. That is why they react in the way they do. This is what happened in the 1947. The green area here, this is Palestinian land. और जो व्हाइट टेरिटरीज बीच में बहुत कम आपको दिख रही हैं, ये जूइश सेटलमेंट्स हैं. तो ये वो लोग हैं जो माइग्रेट होके पैलेस्टीनियन लैंड्स में आ रहे थे, बट दीज वर वेरी फ्यू. देन यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया कि ऐसी 2 कंट्रीज बनाई जाएंगी. इजराइल को ये हिस्सा मिलेगा, द व्हाइट वन, एंड पैलेस्टीन विल गेट द ग्रीन एरिया. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी ऑफ जेरूसलम, दिस विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस. So this was what was decided by United Nations in 1947. उसके बाद 49 to 67 इजराइल के हाथ में और एरियाज चले गए. एंड दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन. ये प्रेजेंट सिचुएशन है. पैलेस्टीन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. दिस वाज द एरिया जिसको हमने वेस्ट बैंक बुलाया था, एंड दिस वाज गाजा स्ट्रिप. So this is the present position. That is why the Palestinians, they are very frustrated people these days because Israel बहुत powerful हो चुका है and उनकी policies भी बहुत अच्छी नहीं है. Israeli extreme right wing governments जो आती हैं वो exert करती हैं और वो छीन लेती हैं lands Palestinian लोगों की. उनके घर छीन लिए जाते हैं और उन घरों में Israeli या Jewish लोग रहना start कर देते हैं. And then up to a time, all the Arab countries, they were supporting Palestine, but now they have also understood that they cannot do much और उनको किसी भी major country की support मिलनी बंद हो चुकी है. Now let's see इन wars में क्या हुआ था one by one. 1948-49 war में Israel and Jordan, they divided Jerusalem, the very important city. See, there is a conflict between Israel and Arab world फॉर द पैलेस्टीनियन एरिया. और जेरूसलम सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि सभी इस्लामिक कंट्रीज और इजरायलीज के बीच में इसके ऊपर एक अलग से ही कंफ्लिक्ट है. सो जेरूसलम 1948-49 वॉर के बाद इजराइल और जॉर्डन ने डिवाइड कर ली. यूनाइटेड नेशंस ने ये डिसाइड किया था दैट दिस सिटी विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस.
नाउ आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऐसा नहीं होगा। 1948-49 के बाद इजराइल और जॉर्डन ने जेरूसलम को डिवाइड कर लिया। देन मोर देन अ मिलियन पैलेस्टीनियन अरब्स दे बिकेम रेफ्यूजीज। यहां से कहानी स्टार्ट होती है पैलेस्टीनियन अरब्स के रेफ्यूजी बनने की। अब पैलेस्टीनियन अरब लोग रेफ्यूजी बनते ही रहेंगे, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड, कि बहुत सारे लोग अपनी टेरिटरीज खोते रहेंगे एंड इजराइल इज गोइंग टू कैप्चर दीज एरियाज। अरब स्टेट्स दे स्टिल डू नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल। अरब स्टेट्स अभी भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं ओपनली। दे डू नॉट कंसिडर दैट दे हैव एक्सेप्टेड इजराइल एज अ कंट्री। लेकिन रिसेंटली 2020-21 में क्योंकि इजराइल इतना पावरफुल हो चुका है, तो अब कुछ अरब कंट्रीज ने नेगोशिएशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट कर ली हैं इजराइल के साथ। नाउ वी कैन नॉट से, बट मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज दे डू नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ सेपरेट कंट्री। USA, Britain, France, they have guaranteed Israel's frontiers after the 48-49 war. Then the second war was the Suez War. Suez is a canal. Suez Canal बहुत important maritime route है, बहुत important trade route है, and it passes from the area that is between Israel and Egypt. Egypt is another Arabic country जिसने फर्स्ट वॉर में भी अटैक किया था। 1948-49 वॉर में अरब कंट्रीज के साथ मिलके इजिप्ट ने भी अटैक किया था इजराइल के ऊपर। नाउ द सेकंड वॉर, क्यों हुई ये वॉर? बिकॉज ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल, इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी बनाई, इन्होंने एक साजिश रची। नाउ द प्लान वाज दैट इजराइल अटैक करेगा इजिप्ट पे, और इजिप्ट पे अटैक करने के बाद फिर ब्रिटेन और फ्रांस इंटरवीन करेंगे। ब्रिटेन और फ्रांस क्यों इंटरवीन करेंगे? वो इसलिए इंटरवीन करेंगे क्योंकि वो कहेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, और इजराइल और इजिप्ट की लड़ाई के बीच में ब्रिटेन और फ्रांस के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो भी खतरे में आ सकते हैं। सो इस बहाने से ब्रिटेन और फ्रांस अटैक कर देंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। प्लान का एक हिस्सा था कि जो गमाल अब्दुल नासिर हैं, जो इजिप्ट के लीडर हैं, वो हार जाएंगे और लोग उनसे दुखी होके उनको सत्ता छोड़ने के लिए, उनकी पावर छोड़ने के लिए उनको मजबूर कर देंगे। सो दैट वाज द प्लान। Now this is a Suez Canal. This is Egypt here. This is Israel. So Israel ने अटैक किया Suez Canal पे. Then Britain और France इस Suez Canal को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आएंगे, इस वॉर का हिस्सा बनेंगे। We are talking about the Suez War between Israel and Arabic countries, 1956. And plan के मुताबिक Israel invaded Egypt and captured the Sinai Peninsula. This area here is the Sinai Peninsula. ये है हमारा Sinai Peninsula. इस पेनिनसुला को इजराइल ने कैप्चर कर लिया इजिप्ट से। देन एज पर द प्लान ब्रिटेन और फ्रांस ने इस वॉर में हिस्सा लिया, और जब ब्रिटेन और फ्रांस ने इस वॉर के अंदर हिस्सा लिया तो सारी दुनिया में बहुत गुस्से भरा रिएक्शन आया, और इस प्रेशर में ब्रिटेन और फ्रांस को विड्रॉ करना पड़ा। ना सिर्फ उन्होंने विड्रॉ किया, बहुत ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, बिकॉज ब्रिटेन को ये रियलाइज हुआ कि अब वो इतनी पावरफुल कंट्री नहीं रह गई है कि उसका जहां मन चाहेगा वो जाके वहां पे कब्जा कर लेगी, जहां मन चाहेगा एरियाज को अपनी कॉलोनी बना लेगी। सो दिस वाज अ बिग ह्यूमिलिएशन फॉर ब्रिटेन एज वेल, एंड दे ऑल एग्रीड दैट दे आर गोइंग टू विड्रॉ फ्रॉम दिस सिनाई पेनिनसुला। और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के ट्रूप्स ने इस एरिया को एंटर किया। ये वो टाइम था जब कोल्ड वॉर चल रही थी, और दोनों वेस्टर्न और यूएसएसआर के ब्लॉक के लिए, इन दोनों ब्लॉक्स के लिए प्रोपेगेंडा बहुत जरूरी था, एक दूसरे को नीचा दिखाना बहुत जरूरी था। और यूएसएसआर ने इस टाइम पे बहुत प्रेशर क्रिएट किया कि दिस इज द रियल फेस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। सो वो एक बड़ा कारण था कि ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को इस वॉर से, इस एरिया से विड्रॉ करना पड़ा। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, द लीडर ऑफ इजिप्ट गमाल अब्दुल नासिर, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाने वाले लीडर्स में से एक थे। सो गमाल अब्दुल नासिर ही बिकेम अ हीरो फॉर द अरब्स। सारे अरब देशों के लिए नासिर एक हीरो बन गए। गमाल अब्दुल नासिर को इस नजर से देखा जाने लगा कि इतनी बड़ी बड़ी पावर्स आई थी, इजराइल जिसको कोई नहीं हरा पाया था, अब इजराइल को विड्रॉ करना पड़ा। और इसी के साथ साथ नासिर ने ब्रिटेन और फ्रांस को भी हरा दिया है, ऐसा एक मैसेज गया। दिस इज द पर्सन गमाल अब्दुल नासिर, ही बिकेम द हीरो ऑफ द अरब वर्ल्ड। Then here you can see all these people. यहाँ पे हैं नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्वामे क्रूमा, सुकार्नो, जोसेफ ब्रूस टीटो, ये सारे वो लीडर्स थे जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट की थी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कहना था कि ना ही हम यूएसएसआर के ब्लॉक में रहेंगे, ना ही हम यूएसए के ब्लॉक में आएंगे, हम इन दोनों लोगों का कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम पीस चाहते हैं और हम अपनी न्यूली अटेन्ड इंडिपेंडेंस को बचाना चाहते हैं। वी वांट टू स्टे इंडिपेंडेंट।
हम नहीं चाहते कि हम इन दोनों ग्रुप्स का हिस्सा बने और ये हमें बताएं कि अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे चलानी है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद चलाएंगे। ये सभी वो लीडर्स थे, घाना के, इंडोनेशिया के, यूगोस्लाविया के, इजिप्ट के एंड देन इंडिया के। ये सभी लीडर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट की थी और ये भी एक रीजन था कि गमाल अब्दुल नासिर के खिलाफ जब ब्रिटेन और फ्रांस ने अटैक किया तो सारी थर्ड वर्ल्ड जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन्होंने भी बहुत एंग्री रिएक्शन दिया। And that is why Britain and France, along with Israel, they had to withdraw from this war. Then the next war happened in 67. 1967 में 6-day war हुई। As the name suggests, ये 6 दिन की war थी। अरब देशों ने इस बार अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। And this war was led by Egypt, which was ruled by again Nasser, and this was joined by other Arabic countries. अब इजराइल को जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था इस टाइम पे, जब इतनी कंट्रीज और इतनी तैयारी के साथ अटैक कर देंगी तो इजराइल को लगा कि अब बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने ही सरप्राइज कर दिया। बिफोर द अरब कंट्रीज कुड लॉन्च अ फुल फ्लेज्ड अटैक, इजराइल ने ही अटैक कर दिया इन कंट्रीज के ऊपर और इजराइल ने सारी की सारी इजिप्शियन एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद इजिप्ट के जीतने के चांसेस बहुत कम हो चुके थे एंड इस वॉर के बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हुए। अब ये नहीं क्लेम किया जा सकता था कि इजराइल ने कोई कंस्पिरेसी की है। अब अरब देशों ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। अब इजराइल को अपना होमलैंड बचाना है। इजराइल को वापस यूरोप में जाके या किसी और जगह पे जाके परसिक्यूशन नहीं सहनी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहनी है। दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर होमलैंड एंड दिस वाज एन अटैक ऑन देयर ओनली होमलैंड, इकलौती पीसफुल जगह जहां पे इजरायलीज, ज्यूइश पीपल वो सेफली रह सकते हैं, उस पे अटैक किया गया। तो उन्होंने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। इजराइल ने बहुत सारे हिस्सों को कैप्चर कर लिया। इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप ले ली गई। जॉर्डन से जेरूसलम का वो हिस्सा जो जॉर्डन ने 1948-49 वॉर के बाद अपने हिस्से में ले लिया था, जेरूसलम ले लिया गया और वेस्ट बैंक भी ले लिया गया। देन सीरिया से गोलन हाइट्स ले ली गई। स्टार्टिंग में वीडियो के हमने गोलन हाइट्स भी देखी थी और ये सभी हिस्से हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। देन आफ्टर दिस यूएन ऑर्डर्ड अ सीज फायर। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों देशों को हथियार चलाने से मना किया। अरब्स हैड टू एक्सेप्ट, बिकॉज वो हार रहे थे तो उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा। देन इजराइल रिफ्यूज टू रिटर्न कैप्चर्ड एरियाज। इजराइल ने कहा कि अब हम ये कैप्चर्ड एरियाज वापस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ये हमारे बफर जोन्स हैं। बार बार हमारे ऊपर अटैक किया जाता है। 48-49 में भी हमारे ऊपर अटैक किया गया एंड देन द 6-day war in 1967 they were attacked again. So they said now these territories are going to keep us safe and a million more Arab people, they were now under Israeli rule because ये सारी टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया इजराइल ने। तो ये करीब 10 लाख और अरब लोग इजरायली ऑक्यूपेशन में आ गए। सो दिस इंक्लूडेड वेस्ट बैंक एंड गाजा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। ये यहां पे है गोलन हाइट्स जो सीरिया से ले लिया गया था। देन दिस इज वेस्ट बैंक, द एरिया ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर, ये जॉर्डन से ले लिया गया। देन गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला, दिस वाज कैप्चर्ड फ्रॉम इजिप्ट। दिस हियर इज सिनाई पेनिनसुला। ये सारी येलो शेडेड टेरिटरीज अब इजराइल ने कैप्चर कर ली। नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट डे स्टेटस? द गोलन हाइट्स एरिया इट रिमेन्स अंडर द इजरायली ऑक्यूपेशन। वेस्ट बैंक including East Jerusalem, it remains under Israeli occupation. Then Sinai Peninsula, it was returned to Egypt under 1979 Camp David Peace Accord. So in the beginning, in the summary, we saw that 1979 में Camp David Peace Accord हुआ था, उसमें Sinai Peninsula यानी ये वाला हिस्सा इजिप्ट को वापस कर दिया गया। लेकिन ये हिस्से वापस नहीं किए हैं, ये अभी भी इजराइल के ही ऑक्यूपेशन में हैं। So what next? Next was the 1973 Yom Kippur War. This was the last war and we can say the last attempt by any Arabic country to destroy Israel. But in reality, the intention was something else. Egyptian president ने ये war start की थी, लेकिन क्यों start की थी? क्योंकि वो चाहते थे कि एक negotiated peace हो। Egyptian president अनवर सादात थे और वो चाहते थे कि कोई बड़ी कंट्री अब मीडिएट करे और ये लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन कोई भी बड़ी कंट्री ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी एंड एज अ रिजल्ट अनवर सादात ने सोचा कि मैं अटैक कर देता हूं, इजराइल के ऊपर अटैक करूंगा, फिर कोई ना कोई कंट्री तो जरूर मीडिएट करेगी। अनदर थिंग दैट वाज हैपनिंग हियर वाज पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो बहुत तेजी से टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रही थी, इंक्लूडिंग म्यूनिक ओलंपिक्स 1972 में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, जर्मन प्लेयर्स को ही मार दिया गया।
This was done by the Palestinian terrorist only. Then Anwar Sadat जो Egyptian president थे उन्होंने दोबारा से अटैक किया and the reason was that Americans they were refusing to mediate. और अनवर सदात यानी इजिप्ट के प्रेसिडेंट वो चाहते थे कि अमेरिका मीडिएट करे और कोई ना कोई पीस एग्रीमेंट साइन किया जाए अब, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं लड़ते हुए. सो इजिप्ट ने सीरिया के साथ मिलकर इजराइल को दोबारा से अटैक कर दिया टू फोर्स अमेरिका टू मीडिएट इन द वॉर. और वही हुआ when Israel was attacked on a Jewish holiday. Jewish festival था योम किपुर, उसी दिन इजराइल के ऊपर अटैक किया गया. एंड आफ्टर दिस इजराइल कैप्चर्ड इवन मोर टेरिटरी ऑफ इजिप्ट. और ज्यादा टेरिटरी इजिप्ट की कैप्चर कर ली इजराइल ने. एंड फाइनली यूएसए एंड यूएसएसआर दे वर बोथ रेडी टू मीडिएट नाउ. अब ये दोनों मीडिएट करेंगे इन दोनों पार्टीज के बीच में. एंड नाउ दे विल बी अ पीस टॉक व्हिच वी कॉल कैंप डेविड 1978. Now you see how bold Anwar Sadat is. Anwar Sadat ने पहली बार इजराइल विजिट किया, जो कोई भी अरब कंट्री का लीडर नहीं करता था, क्योंकि अगर आप इजराइल को विजिट ही कर लोगे दैट मीन्स यू आर रिकॉग्नाइजिंग इट एज अ कंट्री एंड दैट इज व्हाट यू आर नॉट रेडी टू डू. अनवर सदत ने इजराइल विजिट किया और ना सिर्फ विजिट किया, वहां की पार्लियामेंट नेसेट से बात भी की. इसके लिए भी वो तैयार हो गए एंड ही वाज द फर्स्ट अरब लीडर टू डू सो. इजराइल एक्सेप्टेड दिस विजिट and this visit happened in 1977. So after the war there was a visit by Anwar Sadat. Then Israel के prime minister Egypt गए, and now because the conditions were very conducive, the conditions were very good to start the peace talks, US president Carter ने formal negotiations start करवाई 1978 में at a place called Camp David. तो यहाँ पे फॉर्मल नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई सभी पार्टीज के बीच में. दिस वाज कैंप डेविड 1978. Then peace treaty was signed between Israel and Egypt. और इन्होंने इस peace treaty में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एग्री की. फॉर एग्जाम्पल the state of war it ended. जो 1947-48 से लड़ाइयां चल रही थी उसको अब ये खत्म मान लेंगे. एंड देन Israel promised to withdraw troops from Sinai Peninsula. इसी पीस एग्रीमेंट के कारण सिनाई पेनिनसुला वापस इजिप्ट को मिला था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. एंड इजिप्ट ने एक्सेप्ट किया कि इजरायली शिप्स दे विल बी अलाउड टू यूज सुएज कैनाल. पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड मोस्ट अरब स्टेट्स, इनको ये ट्रीटी अच्छी नहीं लगी. यूएसए ने कोशिश की कि इनको भी, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी टेबल पर लेके आया जाए, इनके साथ भी नेगोशिएशंस की जाएं, बट इजराइल वाज नॉट रेडी फॉर दिस. एंड इन दीज नेगोशिएशंस इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला तो दे दिया, बट इजराइल ने बाकी एरियाज जो वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स थे, जो जॉर्डन और सीरिया से कैप्चर किए थे, वो वापस करने से बिल्कुल मना कर दिया. एंड अरब्स इन द वेस्ट बैंक दे वर गेटिंग अपसेट एज इजराइल वाज बिल्डिंग ज्यूइश सेटलमेंट्स ऑन लैंड्स ओन्ड बाय अरब्स. अब वेस्ट बैंक में हमने देखा था कैसे वहां की जो पैलेस्टीनियन अरब्स की लैंड थी वो एकदम खत्म होती गई, बिकॉज इजराइल जबरदस्ती वहां पे अपनी ऑक्यूपेशन कर रहा था. वहां पे ज्यू लोगों की सेटलमेंट्स बनाई जा रही थी. सो ज्यूइश सेटलमेंट्स वर बीइंग मेड बाय फोर्स ऑन दीज अरबिक लैंड्स. देन बिकॉज ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन इन 1987 देयर वाज समथिंग कॉल्ड इंतिफादा, जिसको हम बोलते हैं शेकिंग ऑफ. बेसिकली ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी पैलेस्टीनियन अरब लोगों की. उन्होंने वहां के इजरायली कानूनों को मानने से इनकार कर दिया. दे रिफ्यूज टू ओबे एनी लॉज, एनी ऑर्डर्स ऑफ द इजरायली अथॉरिटीज, एंड दिस वेंट ऑन टिल 3 years. 3 साल तक ऐसे प्रोटेस्ट होते रहे. एंड इजराइल ने बहुत ब्रुटैलिटी के साथ रिएक्ट किया, एंड दिस वाज कंडेम्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑल ऑफ द वर्ल्ड. बट इजराइल ने अब एक मन बना लिया था दैट दे आर गोइंग टू बी वेरी एग्रेसिव टू दीज पीपल, टू द पैलेस्टीनियन पीपल. So this was the sentiment. Then after that 1993 में एक बार फिर से कुछ एग्रीमेंट्स हुए, क्योंकि सभी कंट्रीज चाहती हैं कि इस रीजन का पीस वापस आ जाए, यहाँ के जो डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म हो जाएं, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. सो एक और एफर्ट किए गए. दिस वाज द ऑस्लो अकॉर्ड्स. दे लेड टू एन एग्रीमेंट बिटवीन पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो पीएलओ अभी तक तो टेबल पर नहीं आ पाया था बिकॉज इजराइल वाज नॉट रेडी फॉर दिस. लेकिन इंतिफादा हुआ और पीएलओ बहुत तेजी से अपने एक्शंस, अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा था. सो इजराइल थॉट ऑफ हैविंग नेगोशिएशंस विद पीएलओ एज वेल. सो इजराइल ने एज पर द ऑस्लो अकॉर्ड्स, इजराइल रिकॉग्नाइज्ड पीएलओ. इजराइल ने पीएलओ को रिकॉग्निशन दे दी. देन पीएलओ रिकॉग्नाइज्ड इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट. This is what Israel and Israeli politicians they keep saying repeatedly, that they have a right to exist.
and they have a right to protect themselves as well. So PLO ने accept किया इसराइल का right to exist and promised to give up terrorism. Palestinians were to be given self rule. So Oslo Accords 1993 में Palestinians को वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से जेरिचो में सेल्फ रूल का अधिकार दिया गया एंड अ पार्ट ऑफ गाजा स्ट्रिप एज वेल. यहां पे भी सेल्फ रूल करेंगे पैलेस्टीनियंस. नाउ दीज वर द एरियाज व्हिच वर ऑक्यूपाइड बाय इजराइल. ये इजराइल के पास थे 1967 वॉर से. इजरायली ट्रूप्स वर टू बी विथड्रॉन फ्रॉम दीज एरियाज बिकॉज अब ये पैलेस्टीनियन लोग एडमिनिस्ट्रेट करेंगे. पैलेस्टीनियन लोगों को ये अधिकार दे दिया जाएगा दैट दे आर गोइंग टू रूल ओवर दीज एरियाज. और वेस्ट बैंक की अथॉरिटी जहां से इजराइल अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेगा वो पीएलओ को दे दी जाएगी. वेस्ट बैंक पे पीएलओ को कुछ हद तक अधिकार दिए जाएंगे एंड दिस वाज आल्सो कैप्चर्ड इन 1967 वॉर. एक पार्लियामेंट चूज की जाएगी. दिस विल बी चोजन बाय वेस्ट बैंकर्स एंड अरब रेजिडेंट्स ऑफ जेरूसलम द कैपिटल सिटी एंड दिस इज गोइंग टू बी द रूलिंग अथॉरिटी. ईस्ट जेरूसलम इस नए देश की कैपिटल होगी. सो यू कैन सी दैट द टू स्टेट सोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशंस ने 47 में किया था उसकी और कुछ कदम लिए गए इन द ऑस्लो अकॉर्ड्स 1993. ये सबसे हिस्टोरिक एग्रीमेंट्स थे. इसी के तहत सेल्फ रूल दिया गया था पैलेस्टीनियन लोगों को. देन यासिर अराफत, दिस मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही बिकेम द न्यू पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट. सो देयर वाज होप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि शायद पैलेस्टीनियन अरब्स को अपना एक देश मिल जाएगा, उनको इजरायली ऑक्यूपेशन में नहीं रहना पड़ेगा. बट देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन हमास ऑलवेज इन द न्यूज. सो पीएलओ ने टेररिज्म छोड़ दिया और नेगोशिएटिंग टेबल पर आके उन्होंने कुछ ऑफर्स एक्सेप्ट किए. दे स्टार्टेड रूलिंग सम एरियाज बट हमास सेड दैट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. सो टेररिज्म बाय हमास इट कंटिन्यूड and shelling of Israeli villages by Hezbollah, another terrorist organization. All these things they enabled a politician who was a right-wing extremist politician named Benjamin Netanyahu, जो अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के as we are talking. So he won the elections because of these extreme activities by some of the Palestinian groups. Now हमास सभी पैलेस्टीनियन अरब्स को रिप्रेजेंट नहीं करता. PLO, हमास और बाकी अरबिक पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस में आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ऐसी कुछ एक्टिविटीज की वजह से इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ही बिकेम द लीडर. ही नेवर एक्सेप्टेड द पीस अकॉर्ड्स. उन्होंने कभी भी इन पीस अकॉर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं किया एंड ही नॉट ओनली अलाउड बट वी कैन से दैट ही एनकरेज्ड that Jewish settlements are created in more Palestinian lands. So इन्होंने और ज़्यादा Jewish settlements बनाना allow कर दिया at the outskirts of Jerusalem and this evoked a hardline reaction from the Palestinian Authority. So it is like a cycle, it is like eye for an eye. एक साइड से एक्सट्रीम हरकतें होती हैं तो उसका रिएक्शन दूसरी साइड से आता है and this cycle it is never ending. Now there is separate problem of Jerusalem, the capital city. As I told you, इसका एक अलग से ही issue है. What is the problem of Jerusalem? It was supposed to be under UN control, as we saw. It was decided by United Nations to be administered by them. Then 1948-49 war के बाद Jordan ruled East Jerusalem and Israel ने West Jerusalem पर अपना कब्जा कर लिया. 67 6-day war के बाद सारा Jerusalem ही Israel के पास चला गया. Now this is the capital city. So this was to be handed over to United Nations, but it was divided East and West. Then the complete area it is under the occupation of Israel now. Now Jerusalem it is still under Israeli control and Jerusalem it has great symbolic and emotional significance for both Jews and Islamic people. To keep Jerusalem under control, Israel it built Jewish settlements in Arab lands. अब Jewish settlements बना के Israel ये कोशिश करता है कि जो लीगली उनके पास टेरिटरीज का अथॉरिटी नहीं है उनको भी अपने कब्जे में ले लिया जाए and that is what Israel is doing with Jerusalem as well. And Israel की पार्लियामेंट ने सारा का सारा जेरूसलम अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर लिया. This was in violation of international law and it was condemned by UN and even Israel का जो बहुत क्लोज अलाय है उसे सपोर्ट करता है अमेरिका, उसने भी कंडेम किया. और ये जमाना था जब डोनाल्ड ट्रंप was not the president of America. So there were more logical people ruling America. उनको पता था कि अगर ऐसे फैसले इजराइल के एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे तो बाद में पीस सेटलमेंट्स
और पीस नेगोशिएशंस करने में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो पैलेस्टीनियन लोग किसी भी चीज को नहीं मानेंगे अगर इस तरीके से इजराइल जेरूशलम को अपने कब्जे में ले लेगा तो। नाउ एरियल शरन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ही विजिटेड जेरूशलम एंड आफ्टर दिस, बिकॉज ऑफ हिज विजिट, सेकेंड इंटीफादा स्टार्ट हो गया 2000 में। बिकॉज इजराइल अपनी अथॉरिटी एजर्ट करता जा रहा था सारे के सारे जेरूशलम में, और अरब लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। एक्सट्रीम इजरायली पॉलिसीज led to a cycle of suicide bombings, terrorist attacks, and Israeli retaliations. So because of these capturing of territories by Israel, and because the Palestinian people, they are very weak, उनको एक ही रास्ता नजर आता है, suicide bombings. And they also go out and they start stabbing people in Israel. तो उनको वो चाकू से मारना स्टार्ट कर देते हैं इजरायली पुलिस ऑफिसर्स को, आर्मी ऑफिसर्स को, and even civilians को. And they get killed all the time. So this is what is happening now. Palestinian Arabs and mostly जो Hamas organization है, they are doing such things, and Israel बहुत strongly retaliate भी करता है। एक इजरायली लाइफ जब जाती है तो बहुत सारे, कई बार hundreds of Palestinians, they have to lose their lives. एंड अभी रिसेंटली जो 2021 में इजराइल ने रिटेलिएट किया है, उसमें इवन बच्चे मर जाते हैं। सो एवरीबडी is under the threat of losing their lives. So this is what is happening now. दिसंबर 2017 से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं जिसने इस सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना और भी मुश्किल बना दिया है। 2017 से क्या कुछ हुआ, लेट अस सी दैट। नाउ अमेरिका, इट वाज रूल्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने अनाउंस कर दिया दैट दे हैव रिकॉग्नाइज्ड जेरूशलम एज इजराइल्स कैपिटल। सभी दुनिया के देश इंक्लूडिंग वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, everybody was saying that there should be a two-state solution, दो स्टेट बननी चाहिए, with Jerusalem as the common capital of both these countries. आधी कैपिटल एक कंट्री की, आधी कैपिटल दूसरी कंट्री की। लेकिन इजराइल ने कहा कि सारा जेरूशलम हमारा है, और यूएसए ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड अमेरिकन एम्बेसी को शिफ्ट करके जेरूशलम में ले जाया गया। कोई भी कंट्री अभी तक जेरूशलम में अपनी एम्बेसी नहीं बनाती है, बिकॉज दैट इज अ sign that they have accepted Jerusalem as the capital of Israel. So सभी कंट्रीज के जो एम्बेसडर्स हैं इजराइल के साथ अटैच्ड, वो जेरूशलम में नहीं रहते थे, लेकिन अमेरिका ने इसे शिफ्ट कर दिया। नाउ द स्टेटस ऑफ जेरूशलम, इट वाज टू बी डिसाइडेड एज पर द पीस एग्रीमेंट, लेकिन ये जबरदस्ती अमेरिका ने भी एक्सेप्ट कर लिया, एंड दिस स्ट्रेंथन्ड द डेडलॉक। जो दोनों कंट्रीज के बीच में डेडलॉक था वो और भी ताकतवर हो गया। अब पीस लेके आना, पीस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। दैट इज द नेक्स्ट चैलेंज नाउ। देन 2019 में यूएस रिकॉग्नाइज्ड गोलन हाइट्स एज वेल एज पार्ट ऑफ इजराइल। सो गोलन हाइट्स इज आल्सो अ कैप्चर्ड टेरिटरी, वो उनका अपना एरिया नहीं है, और यूएस ने उसे भी रिकॉग्नाइज कर लिया। एंड दिस इज अगेन गोइंग टू मेक इट डिफिकल्ट टू नेगोशिएट पीस व्हेन ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग सीरिया कम टू द टेबल। सो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा when Israel is having so much of upper hand, so much of areas, and US is backing them. So बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये सारी कंट्रीज किसी भी एग्रीमेंट पे आ पाएंगी। Then in November 2019, US declared that Israeli settlements in West Bank are not illegal. So जो occupied areas थे वेस्ट बैंक में, पैलेस्टीनियन लोगों के एरियाज छीन लिए गए थे, जिसको यूएस भी कंडेम किया करता था, यूएस भी क्रिटिसाइज किया करता था। यूएसए ने कहा कि नहीं, ये इलीगल नहीं है, दे आर लीगल। एंड दीज आर द एरियाज जिसको यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, सभी कंट्रीज ने इलीगल करार दिया है इन द पास्ट। इंटरनेशनल लॉ सेज एन ऑक्यूपाइंग पावर शेल नॉट ट्रांसफर पार्ट्स ऑफ इट्स सिविलियन पॉपुलेशन इनटू टेरिटरी इट ऑक्यूपाइज। सो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर आपने किसी भी एरिया को कैप्चर किया हुआ है, यू कैन नॉट सेंड योर सिविलियन पॉपुलेशन इनटू दैट एरिया। सो दैट इज व्हाट इजराइल इज डूइंग। In 2021 the conflict has erupted again. So 2021 में दोबारा से कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि हमास और इजरायली अथॉरिटीज के बीच में दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो गई, and they were constantly firing rockets and missiles against each other. This is another phase of dispute between these two countries. Ultimately इन दोनों कंट्रीज को नेगोशिएटिंग टेबल पर आना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर ज्यूइश लोगों के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुई हैं तो अरब लोगों के साथ भी इनजस्टिस हो रही है। इट वाज देयर कंट्री इन द 19th and 20th सेंचुरी, जिसमें कुछ लोग जो खुद अनसेफ थे, जिनके साथ बहुत बुरा हुआ था यूरोप में, एंड स्पेशली हिटलर के रूल में, वो वहां पे एक सेफ प्लेस चाहते थे।
लेकिन अब अरबिक पैलेस्टीनियन लोगों के पास कोई अपनी सेफ प्लेस नहीं रह गई है। एंड नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इजराइल इज वेरी पावरफुल, बहुत ताकतवर देश है, और पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करने वाले अरब देशों ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। इवन दे आर नॉट सपोर्टिंग देयर अरब ब्रदर्स नाउ, एंड द ओनली सोल्यूशन is diplomacy, negotiation, dialogue. They will all have to come on a table and they will all have to create circumstances for the two-state solution, जो इंडिया भी बार बार सपोर्ट करता है, because India has always supported the two-state solution with Jerusalem as the common capital. और इंडिया के भी अब इजराइल के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो इंडिया की भी फॉरेन पॉलिसी में थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस आ रहे हैं, बट मोस्टली इंडिया सेज दैट देयर शुड बी अ टू स्टेट सॉल्यूशन between the Palestinians and the Israeli people. So that was everything about the history of Israel and Palestine conflict, the history of creation of Israel. For more such videos, do not forget to subscribe to our channel and you can follow us on the Instagram, Facebook handles. ये सारे issue की PDF के लिए you can join the Telegram channel that is also by the name of Launchpad Education. वहाँ पे आपको इस सारी PPT की PDF फाइल मिल जाएगी for future reference as notes. And this topic is related to your international relations and world history, so a very important topic. Thank you for watching and have a great day.